गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विमल जहांगीर। जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीओ ने अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बोल दिया है 23 तारीख से आपके एग्ज़ाम है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम सप्लाई ऑपरेशन मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम 23 सितंबर से कंडक्ट होने वाले हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे एमसीक्यूज़ कराऊँ। मैं आपको मेन टॉपिक्स से बता दूंगा कि यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे, आपको ये पढ़ के जाना है। द फर्स्ट इज़ द क्वालिटेटिव टेक्निक्स फॉर फोरकास्टिंग। इसमें से क्वालिटेटिव टेक्निक कौन सी है फोरकास्टिंग की? जैसा कि आप जानते हैं कि फोरकास्टिंग की 2 टेक्निक्स होती है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो इसमें से एक जो है वो क्वालिटेटिव का एग्जांपल है, बाकी क्वांटिटेटिव के एग्जांपल्स हैं। तो सप्लाई सिंपल मूविंग एवरेज मेथड ये क्वांटिटेटिव का एग्जांपल है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी क्वांटिटेटिव का एग्जांपल है। डेल्फी मेथड क्वालिटेटिव का एग्जांपल है। तो अपना ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 आंसर होगा। द फोरकास्टिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि फोरकास्टिंग क्या होती है। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा एंड मोस्ट कॉमनली बाय एनालाइजिंग द ट्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका पहले क्या करती है? फोरकास्ट करती है कि ये मार्केट में चलेगा प्रोडक्ट या नहीं चलेगा। जैसे कोई क्लोथ की शॉप है तो वो क्या करता है कि जो ऑर्डर देता है वो किस पे दिखाता है? फोरकास्ट करके देता है कि जैसे उसकी जनवरी मंथ में सेल हुई 20 क्लोथ्स की, है ना, और उसकी फरवरी में हुई 22 की, और मार्च में कितनी हुई? उसकी हुई 25 की। तो वो क्या कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा अपडेट हो रहा है। जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसकी फोरकास्ट क्या हो गई कि उसको अगले टाइम का कितने मंगाने, उसको 25 तो मंगाने ही है मिनिमम। तो वो क्या होती है? फोरकास्टिंग होती है। फोरकास्टिंग किससे निकालते हैं? प्रीवियस डेटा से निकालते हैं। कोई डेटा होना चाहिए अपने पास, उसके बिहाव पे अपन फोरकास्टिंग करते हैं किसी चीज़ की। स्टेप क्या होती है फोरकास्टिंग? इज द स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट। पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन को किस पे फोरकास्टिंग करनी है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना मोटो क्या है। सेकंड क्या है? डिटरमाइनिंग द टाइम पीरियड। अपन को ये टाइम पीरियड डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो फोरकास्टिंग होती है ना वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग एंड मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। तो अपन को टाइम पीरियड देखना है कि किस पे अपन को फोरकास्टिंग करनी है। फिर सिलेक्शन द मेथड ऑफ द फोरकास्टिंग। फिर अपन को क्या करना है? अपन को फोरकास्टिंग का मेथड सेलेक्ट करना है कि अपनी क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग है या क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग करनी है। क्वांटिटेटिव करनी है तो उसमें कौन सा मेथड अपन को सूटेबल है। फिर क्या होता है? कलेक्शन एंड द एनालाइजिंग द डेटा। अपन को क्या होता है? डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर क्या होता है? इंटरप्रिटेशन द आउटकम। फिर अपन क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, जो आउटकम है ना उनको मॉनिटर करते हैं। फोरकास्टिंग इज डन। फोरकास्टिंग 3 तरह से करते हैं अपन। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में क्या होता है कि अपन जो 2-3 महीने की फोरकास्ट कर लेते हैं कि इस महीने अपन को ये रिक्वायरमेंट है और ये अपन को लेके आना। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? अपन को प्रोडक्शन प्लानिंग शॉर्ट टर्म में फोरकास्टिंग में आती है, इन्वेंट्री प्लानिंग शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में आती है, और शेड्यूलिंग भी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में आती है। मीडियम टर्म फोरकास्टिंग होती है 3 मंथ से लेके 2 ईयर तक की। इसमें क्या होता है कि अपन प्रोडक्ट लेआउट को रखते हैं, प्लानिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग प्लानिंग रखते हैं, बजट प्लानिंग, परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या होती है? 2 ईयर से अबव की जो फोरकास्टिंग होती है वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। इसमें क्या होता है? कैपेसिटी प्लानिंग, एक्सपेंशन प्लानिंग, फैसिलिटी लोकेशन, स्ट्रेटजी प्लानिंग। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि या तो आपको दे देगा कि क्लासिफिकेशन बता देगा और उसमें कोई अलग दे देगा, इनमें से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एक कोई दूसरा दे देगा।
तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फोरकास्टिंग का मेथड नहीं है ना। या फिर आपको वो मंथ वाइज दे देगा कि आपको 3 मंथ्स के लिए दे देगा, उसमें लॉन्ग टर्म लिख देगा, है ना। तो इसमें बता देगा कौन सा आपको करेक्ट करना है। या फिर आपको इनके एग्जांपल दे देगा कि इनमें से बताया कि शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। जैसे आपको दे दिया कि प्रोडक्शन लेआउट को किस मैथ फोरकास्टिंग में रखेंगे अपन, तो अपन रखेंगे मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। तो ये आपको लर्न होने चाहिए। फोरकास्टिंग मेथड एंड टेक्निक्स। फोरकास्टिंग के मेथड कितने होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। एक तो क्वालिटेटिव मेथड होता है, एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है। क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन जजमेंट, कि जो ह्यूमन सोचता है ना, उसके ऊपर बिहाव पर हम करते हैं। जैसे कोई भी सीनियर मोस्ट जज होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देता है ना कोई भी जजमेंट, वैसे अपन क्वालिटेटिव टेक्निक में करते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या करते हैं? इट इज़ यूज द मैथमेटिकल और सिमुलेशन मॉडल बेस्ड ऑन द डिमांड और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। इसमें क्या करते हैं? अपन जो प्रीवियस डेटा है उनको कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना। वो क्या आते हैं? क्वालिटेटिव टेक्निक्स में आती है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव मेथड कौन कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से। इसमें आपको दे देगा कि जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसमें आपसे पूछा था क्वालिटेटिव मेथड के बारे में, तो वह उसमें क्या दे दिया था? क्वांटिटेटिव मेथड भी दे दिए। तो आपको लर्न होना चाहिए कि क्वालिटेटिव मेथड कौन कौन से और क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से। तो फर्स्ट इज़ द डेल्फी मेथड एंड सेकंड इज़ मार्केट रिसर्च या सर्वे टेक्निक। सर्वे टेक्निक में क्या होता है कि वो लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो उसकी फोरकास्टिंग के कोई डेटा नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं? सर्वे करते हैं कि कस्टमर की क्या डिमांड है ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड द एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट में क्या होता है? जो कंपनी का जो अपर लेवल मैनेजमेंट होता है, वो सारे जो भी मैनेजर्स होते हैं वो डील करते हैं कि अपन को कौन कौन सी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सेल्स ऑफ ओपिनियन में क्या करते हैं कि जो सेल्समैन हैं उनसे अपन जजमेंट लेते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आ गया सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, लीनियर रिग्रेशन, नेवियर मेथड, एरिमा, ऑटो रिग्रेसिव, इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोडक्ट गोज़ फ्रॉम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड into the market until it taken the well. There are 4 stages प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि अपन को एक साइकिल प्रिडिक्ट होता है कि आपकी जब प्रोडक्ट स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगी, उसकी फेस क्या होगी, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा आपको, और एक टाइम बाद जब आपकी जो इनकम होगी वो कहाँ पे जाके उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। वो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब फर्स्ट रिलायंस आया था, रिलायंस की जो मोबाइल आया था वो इंट्रोडक्शन स्टेज में था। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हुआ कि उसने जैसे ही मार्केट में उसने वो मोबाइल लॉन्च किया सैमसंग 108, तो उसमें क्या हुआ कि उसकी उस टाइम तो सेल नहीं बढ़ी, क्योंकि उसने बनाने का काम चालू था, उसने केवल प्रमोशन वीडियो निकाला था। तो उसमें क्या हो गया? इंट्रोडक्शन पीरियड। इसमें क्या हो गया? इसमें अभी बनाना चालू किया है, अभी मार्केट में नहीं आया प्रोडक्ट। तो इंट्रोडक्शन में मार्केट में नहीं आता कोई भी प्रोडक्ट, एंड फिर आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि अपन प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, उसमें क्या होती है अपनी जो रिवेन्यू है, जो सेल्स है, वो बढ़ती जाती है। फिर है ना, जैसे जैसे किसी भी चीज़ का एक मैच्योरिटी फेज़ आता है कि उस पर जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फर्स्ट टाइम में तो क्या था कि आपका जो प्रोडक्शन था उसमें क्या हुआ कि उसमें आपके पास जो नया प्रोडक्ट था उसमें जो जो आपने फीचर्स डाले, खर्च उस पर कुछ ना कुछ खर्च हुआ था, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई उस प्रोडक्ट की। तो अपन जब मैच्योरिटी स्टेज में आते तो अपन मास प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, है ना। जैसे मास प्रोडक्शन करने लगा तो सैमसंग का क्या है, वो मैच्योरिटी फेस है। अपन एक टाइम बाद क्या, जब एंड्रॉयड का ज़माना आ गया तो सैमसंग को कोई नहीं लेने लगा, तो उसकी क्या होगी? डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो गई। तो क्या होती है? हर प्रोडक्ट की डिक्लाइन फेज होती है। ये किसके बीच में बना होता है? ये सेल्स और टाइम के बीच में बना होता है ग्राफ।
सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। आपको इनमें है ना सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो आपको फॉर्मूले देख के कन्फ्यूज़ कर सकता है कि आप ये किसका फॉर्मूला और ये किसका फॉर्मूला है। इस सिंपल मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है, एफ टी इज टू एम ए एन, है ना, जिसमें एम ए एन होता है पीरियड मूविंग एवरेज मेथड, और एफ टी होता है फोरकास्ट फॉर द टाइम पीरियड टी, है ना, सिग्मा एन टी आई ए टी माइनस आई अपॉन एन, है ना। ए टी आई माइनस वन होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ पीरियड टी माइनस आई, है ना। एन होता है नंबर ऑफ पीरियड डेटा। इसमें क्या होता है कि सिंपल एवरेज निकालना होता है कि अपन को कि 5 नंबर से हमको एवरेज निकालना है, तो अपन का क्या सम करते हैं और उनको क्या जितनी वैल्यू उनसे डिवाइड कर देते हैं, वो होता है सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, है ना, नॉर्मल। अब आपको न्यूमेरिकल भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल दे देता है, तो आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। द कंप्यूट द 3 पीरियड मूविंग एवरेज मेथड, वो बोल रहा है कि 3 पीरियड मूविंग एवरेज मेथड करना है अपन को, कि लास्ट 3 का ही अपन को क्या करना है, एवरेज निकालना है ऑफ ए डिमांड ऑफ ए शॉप कार्ड्स ऑफ द लास्ट 5 पीरियड्स। अपन को 5 पीरियड्स दे रखे, उनमें से केवल अपन को 3 की क्या निकालना है, मूविंग एवरेज निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट के 3 लेंगे हमेशा, है ना। जब भी आप फोरकास्ट करें तो लास्ट का डेटा लिया करो, जो प्रेजेंट लास्ट डेटा है ना, तो लास्ट में लिया गया है, तो लास्ट के 3 का लेंगे 43, 40 एंड 41। तो ऐड किया, अपॉन में कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो अपना 41.33 आ गया। तो ये आपको आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है कि आपको उसमें वेट असाइन कर देता है किसी चीज़ का, कि कांस्टेंट वैल्यू दे देता है ना। वेट आपका क्या होगा, जैसे भी आपका वेट असाइन होगा ना, वो हमेशा वन होगा उसका सम टोटल वेट का। एंड हैवीएस्ट वेस्ट क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वेट दिया हुआ होगा ना आपको, वो किसका होगा, जो रिसेंट वैल्यू आई है ना उसका होगा। जैसे एफ टी जो W180 प्लस W t-1 AT-1 प्लस WT-N AT-, इसमें क्या है, W क्या है, वेट असाइन कर रखे हैं, जैसे 0.20, 0.10, तो 0.60, है ना। तो जैसे 0.60 सबसे बड़ा वेट है, तो अपन इसके साथ कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो रिसेंट वैल्यू आई है ना, लास्ट वैल्यू, उसको रखेंगे। अब एग्जांपल इसके भी आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। The compute the weighted average forecasting of 0.40 for the most recent period, 0.30 for the next most recent, 0.20 for the next weight, 0.40। अपन को वेट दिया गया है 0.40, 0.30, 0.20 एंड 0.310, है ना। तो अपने पास जितने वेट है उतनी वैल्यू लेनी है अपन को। अपने पास 4 वेट्स है, तो अपन को इसमें से सिर्फ 4 वैल्यूज़ लेनी है। 4 वैल्यूज़ कौन सी लेनी है, लास्ट वाली 4 वैल्यूज़ लेनी है। तो अपनी लास्ट वाली 4 वैल्यूज़ क्या है, 40, 43, 40, 41, है ना। और जिसमें से अपन को 0.40 किसको देना है, 0.40 देना है अपन को लास्ट वाली को, यानी 41 वाले वेट को देना है। तो अपन इसका रखेंगे जैसे 0.10 इंटू 40 प्लस 0.20 मल्टीप्लाई बाई 43 प्लस 0.30 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 0.40 मल्टीप्लाई 41। तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, 41.0। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग होती है, इसमें भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एफ टी जो होती है ना नेक्स्ट फोरकास्टिंग, वो किसके इक्वल होती है, F t-1, यानी प्रीवियस फोरकास्टिंग प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, इधर कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है इसकी, वो आपको उसमें मिलेगी क्वेश्चन में। AT-1 यानी एक्चुअल टाइम पे जो आपकी अभी आपने निकाली है फोरकास्ट, वो उसमें से क्या माइनस कर दे, प्रीवियस फोरकास्टिंग। प्रीवियस फोरकास्टिंग जब एक्चुअल माइनस प्रीवियस करते तो अपने पास क्या निकल जाती है, एरर निकल जाती है। तो इसको अपन बोल सकते हैं प्रीवियस फोरकास्टिंग प्लस अल्फ़ा इन मल्टीप्लाई बाई एरर। तो एफ टी क्या है, यहाँ पे फोरकास्टिंग पीरियड, F t-1 क्या है कि प्रीवियस फोरकास्टिंग, अल्फ़ा क्या है, स्मूथिंग कांस्टेंट। स्मूथिंग कांस्टेंट क्या है, परसेंटेज में, है ना। इसका भी आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, जैसे कि इसमें बता रहा है कि सपोज द प्रीवियस फोरकास्ट, जो आपने प्रीवियस फोरकास्ट की थी वो कितनी है, 42 यूनिट्स की है, और एक्चुअल डिमांड आपकी क्या है, 40 यूनिट्स की है।
है ना। द अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 0.10 दे रखी है। तो फोरकास्ट बेस्ड ऑन द कंप्यूटर द फॉलोइंग, अपन को फोरकास्ट निकालना। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, एफ टी इक्वल्स टू प्रीवियस फोरकास्ट। प्रीवियस फोरकास्ट कितनी है 42 प्लस अल्फ़ा कितना है 0.10 एंड फिर एक्चुअल में कितनी आई अपने पास 40 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो 40 माइनस और प्रीवियस डेटा कितना है 42, तो अपना आंसर क्या है 41.8 आंसर है। लीनियर ट्रेंड फोरकास्ट है ना, लीनियर ट्रेंड फोरकास्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत बड़े रहते हैं। तो आपके क्या होता है कि एफ टी इक्वल्स टू ए प्लस बी टी होता है, जिसमें बी क्या होता है स्लोप होता है ए, और जो टी क्या होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एफ टी क्या होता है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। इसमें बी कैसे निकालते हैं अपन, बी का फॉर्मूला होता है एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ए इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा टी अपॉन में एन, और इसको किससे निकाल सकते हैं, वाई बार माइनस बी डॉट टी बार से निकाल सकते हैं अपन। ट्रेंड एडजस्टमेंट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, इसके भी आपको फॉर्मूला याद रखने हैं कि टी ए एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है एस टी प्लस टी टी। एस टी होता है प्रीवियस फोरकास्ट प्लस स्मूथिंग एरर, और टी टी होता है करंट ट्रेंड एस्टिमेट। एस टी निकालते हैं अपन एफ टी ए एफ टी प्लस अल्फ़ा ए टी माइनस टी ए एफ टी, और टी टी निकालते टी टी माइनस वन प्लस बीटा टी ए एफ टी माइनस टी ए एफ टी माइनस वन माइनस टी ए एफ टी माइनस वन, जिसमें अल्फ़ा और बीटा क्या है स्मूथिंग कांस्टेंट है। लीनियर रिग्रेशन फोरकास्टिंग, लीनियर रिग्रेशन फोरकास्टिंग में भी आपको फॉर्मूला रन करना है कि ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है, जिसमें से वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बी है आपका स्लोप और ए क्या है कांस्टेंट है। ए और बी कैसे निकालना है, ए का फॉर्मूला है कि सिग्मा वाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। बी का फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। विच इज़ द ऑपरेशन स्ट्रेटजी, इसमें से बताना है कि आपको ऑपरेशन स्ट्रेटजी कौन सी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, मार्केट स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल। तो इसमें कौन सी नहीं है, मार्केट स्ट्रेटजी, ऑपरेशन स्ट्रेटजी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजी क्या होती है। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी 3 टाइप की होती है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है वो हाई लेवल की जो कंपनी में पर्सन होते हैं, जैसे प्रिंसिपल हुआ एंड एचओडीज हुए, वो होते हैं। जिसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई फोरकास्टिंग करते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है मीडियम लेवल के लिए, है ना, और मीडियम मिड टर्म के लिए होती है ये। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बॉटम लेवल के लिए होती है, और इसमें क्या होता है इंडिविजुअल लेवल कोई भी बना सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, मार्केट स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस स्ट्रेटजी। जैसा कि उसने बताया था क्वेश्चन में कि अपन को कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हो गया, ऑपरेशन स्ट्रेटजी बतानी थी। ऑपरेशन स्ट्रेटजी 3 टाइप होते हैं, उसने अलग क्या दिया कि उसने फंक्शनल स्ट्रेटजी का पार्ट दे दिया उसके अंदर। तो अपना क्या आंसर था, मार्केट स्ट्रेटजी आंसर था। तो इसमें क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए आपकी 3 टाइप्स कौन सी और उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं स्ट्रेटजी की। प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको या तो दे सकता है। जैसे फर्स्ट है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका टेंजिबल होता है और ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है इनटेंजिबल होता है। जैसे आपको दे देगा कि
प्रोडक्शन मेंटेनेंस बताइए कि ये टेंजिबल है या इंटेंजिबल। आपको पता होगा जब भी कर पाएंगे कि प्रोडक्शन किससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट यानी उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो उसको क्या होता है, वो टेंजिबल होता है। जो इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल होता है। तो ऑपरेशन को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते, वो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है ना। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ यूज़ मोर इक्विपमेंट दैन लेबर। प्रोडक्शन में क्या करते हैं अपन, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीन यूज़ करते हैं, है ना, देन लेबर। लेबर थोड़ी यूज़ करना है अपन को, भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना था। आजकल क्या यूज़ करते हैं अपन, मशीन यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इट इज़ यूज मोर लेबर देन द इक्विपमेंट। अपन ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको किसी बनाना है कि आपको कैसे काम करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, उसमें एक एक्सपर्ट आदमी को लेंगे और उसके डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इट इज़ कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पण ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या, इट कंसर्न विद द सर्विस दैट विल एडेड द प्रोडक्शन। इसमें क्या है, सर्विस ऐड करते हैं अपन, है ना। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। बट जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इट रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग, रीडिज़ाइनिंग एंड द ऑपरेशन, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस। इसमें अपन सब देखते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट सब इंक्लूड होता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, डिज़ाइनिंग, रीडिज़ाइनिंग। बट प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ही इंक्लूड होता है। कस्टमर पार्टिसिपेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट बनाने में कस्टमर की हेल्प थोड़ी लेते हैं अपन, खुद बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर की नीड नहीं होती है अपन को, और कस्टमर पार्टिसिपेशन नॉट रिक्वायर्ड। ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि अपन को कस्टमर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अपन कस्टमर से पूछते हैं ना, सर्वे करते हैं कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए। तो अपन में इसमें क्या होती है, कस्टमर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है। 6 इज़ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट में गोल क्या होता है, मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द फंक्शन इनपुट प्रोसेस। अपन क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने का काम करते हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं। और ऑपरेशन मैनेजमेंट कहता है इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड मैनिपुलेटिंग द ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं कि अपन नया प्रोडक्ट कैसे लाए, उसके बारे में कैसे सोचना है, वो बात करते हैं। अब क्या होता है कि इनके फंक्शन होते हैं, आपको फंक्शन याद होना चाहिए कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन है और ऑपरेशन मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन। जैसा कि वो आपको दे सकता है कि या तो आपको 3 में तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन दे देंगे और एक है ना आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन दे देगा। तो आपको पूछेगा कि इसमें से ऑपरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा है, तो आपको लर्न होना चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मेथड, मशीन ऑफ इक्विपमेंट, एस्टिमेटिंग, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग, रूटिंग, डिस्पैचिंग एंड इंस्पेक्शन। और ऑपरेशन मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रीब्यूटिंग, बिहेवियर एंड मॉडल। प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक। प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होती है, एनालॉजी विद द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल। टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं अपन, प्रोसेस लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। इसको किसने दिया था, रॉबर्ट एच हाइजन ने, स्टीवन सी ने। तो आपको पता होना चाहिए इसको किसने दिया था, है ना। इसमें क्या होता है कि आपके पास पता होना चाहिए, बताता है कि रिलेशनशिप जॉब शॉप में, जैसे जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि आपके पास जो नंबर्स ऑफ मशीन, जो लेबर है, तो वो कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी लेबर होनी चाहिए आपके पास, है ना। और जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जॉब शॉप में। जॉब शॉप ऑपरेशन स्ट्रेटेजी अपन मेडिकल, आई ग्लासेस एंड एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव एंड मोटरसाइकिल्स में यूज़ करते हैं ना। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ मशीन है ना, वो अरेंज होती है, वो क्या होती है, जो इसमें जो लेबर चाहिए वो क्वालिफाइड नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, है ना। ये कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में देखने को मिलता है। असेंबली लाइन में क्या मिलता है कि अपन को जो कार हुई,
हाउस होल्ड्स व एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, रेडियो, वो कहाँ पे होती है? असेंबली लाइन में होती है ना। कंटिन्यूस फ्लो में कौन कौन से होते हैं? मेडिकल, पिलर्स एंड द ऑयल एंड रिफाइनरीज, बॉटलिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉब शॉप में कौन कौन से जो अपनी कंपनीज है वो कौन कौन सी जॉब शॉप की है, कौन कौन सी बेच शॉप की है, कौन सी असेंबली शॉप की है और कौन सी कंटिन्यूस फ्लो की है ना। ब्रेक इवन क्वालिटी या ब्रेक इवन वैल्यूम है ना। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एफ अपॉन में पी माइनस वन, जहाँ पे पी क्या है? यूनिट सेलिंग प्राइस एंड वी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। एफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्यू होता है ब्रेक इवन क्वालिटी। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द हाउ चेंज इन यूज्ड ऑफ वॉल्यूम अफेक्ट द कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम, कि आपकी जो इनकम है उस पर क्या चेंज हो रहा है, किसके ऊपर, क्या आपने कुछ चेंज किया है फैक्ट्री में, जो भी कॉज हो रहे हैं जिसके कारण, जैसे कुछ आपकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपकी जो प्रोडक्ट की पे क्या डाल रही इफ़ेक्ट, जैसे उसकी नेट इनकम कम हो रही है, क्या हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि टोटल कॉस्ट क्या होती है? टी एफ सी प्लस वी इंटू एस है ना। टोटल रिवेन्यू पता होना चाहिए आपको, सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल रिवेन्यू को अपन टी आर से प्रेजेंट करते हैं, सेल्स प्राइस इज पी एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स इज एक्स। अब आपको क्या होता है? एमआरपी क्या होती है? मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है? आपको इनपुट और आउटपुट पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। वो आपको दे सकता है कि इनमें से आउटपुट बताए, आपको इनपुट के 3 ऑप्शन देगा और आउटपुट का 1 देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट में क्या क्या और आउटपुट में क्या। एमआरपी में इनपुट में अपन यूज़ करते हैं एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, और इन्वेंट्री स्टेटस फाइल, बिल ऑफ मटेरियल। और आउटपुट में क्या यूज़ करते हैं अपन? ऑर्डर रिसोर्स रिलीज रिक्वायरमेंट एंड ऑर्डर रीशेड्यूलिंग एंड प्लान्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, इसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल भी आएगा। नंबर ऑफ मशीन होता है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय द मैक्सिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम अपॉन में मशीन कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन कैपेसिटी। जैसे कि इसका क्वेश्चन है कि a job is performed on the milling machine and the following details are given below. The standard time for the job 6 minutes, number of jobs to be produced, the 700 machine, the capacity of 2000 per month, machine utilization is 90% and compute the number of machine required था। तो इसमें क्या है? स्टैंडर्ड टाइम अपन को 6 मिनट दे रखा है, अपन को क्या करना है? सब हावर्स में दे रखा है, तो अपन मिनट्स को किस में चेंज करेंगे? हावर्स में। तो 6/60 इज इक्वल्स टू 0.1 आवर एंड इज इक्वल्स टू, तो अपने पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 0.1 मल्टीप्लाई बाई 7, जो नंबर ऑफ यूनिट्स अपनी कितनी है? 17,000 अपॉन में 2000 क्या है अपने पास? मशीन कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 0.9, जो अपनी मशीन यूटिलाइजेशन है वो 90% है। 90% को अपन चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड देंगे तो 0.9 आएगा। तो अपने पास कितनी मशीन रिक्वायर्ड है? 4 मशीन रिक्वायर्ड है। एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटेजी, आपको पता होना चाहिए अपनी एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या है। आपकी 3 प्रकार की एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है: कैश डिमांड स्ट्रेटेजी, लेवल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, स्टेबल वर्क फोर स्ट्रेटेजी। कैश डिमांड स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि वेरी प्रोडक्शन टू मैच द डिमांड
चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट हायरिंग वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको जैसे कि आपको टोटल प्रोडक्शन है कि आपको 10 यूनिट्स बनानी है आप, है ना, और आपके पास 2 डेज़ है, तो आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट दिन आपने 4 बना ली, 4 पीसेस बना लिए। अब सेकंड दिन आपको 6 पीसेस बनाने हैं, तो 6 पीसेस के लिए क्या करोगे आप, लेबर बढ़ाओगे। तो केस स्टडीज़ में क्या होता है, आपकी जो वर्कर्स है ना वो बढ़ा देते हो जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है। लेवल स्ट्रेटेजीज में क्या होता है कि प्रोड्यूस एट अ कांस्टेंट रेट, यूज़ द इन्वेंट्री स्टेबल फोर्स, है ना। इसमें क्या होता है, लेवल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी में क्या आप करते हो कि आप, है ना, आपकी जो रेट है उसको कांस्टेंट कर दो। जैसे अपने 10 यूनिट्स बनानी है 2 डेज़ में, तो अपन इन एवरेज निकाल लेंगे कि अपन को एवरेज 5 यूनिट्स बनानी है, तो आपकी क्या होगी, ना तो लेबर बढ़ाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, आपको रोज़ की रोज़ क्या 5 यूनिट्स बनानी है। वो किस में आएगी, लेवल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। और स्टेबल वर्क फॉर द स्ट्रेटजी में क्या होगा कि इसमें प्रोड्यूस द स्टेबल वर्कफोर्स बट वेरी द यूटिलाइजेशन रेट। कि अपन क्या करेंगे कि आप जैसे कि अपन को 10 यूनिट्स बनानी है, तो अपन को जैसे फर्स्ट दिन अपन ने 2 यूनिट्स ही बनाई, है ना, अपन को कितनी बनानी है, 8 यूनिट्स बनानी है अगले दिन। तो अपन क्या करेंगे, अपन वर्कर्स नहीं बढ़ाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, उनको ओवर टाइम करा देंगे। तो वो किस में आती है, स्टेबल वर्क फोर्स स्ट्रेटजी में। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या होती है, आपके पास फंक्शन होती है, एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शन होता है, एक प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शन में आता है, कौन सा प्रोडक्शन कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शन में आता है आपके पास रूटिंग की, आपको पाथ डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट इस जगह से होके जाएगा, है ना। शेड्यूलिंग में क्या करता है, हाँ, शेड्यूलिंग में आपको करना होता है कि टाइम स्लॉट बताना पड़ता है कि कौन सी मशीन कितने टाइम वर्क करेगी, है ना। लोडिंग में क्या करते हैं, कैपेसिटी अलोटेड, उसमें क्या करते हैं, कैपेसिटी अलोकेटेड कर देगी कि ये मशीन इतने पीसेज ही बनाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती, है ना। प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन क्या होता है, डिस्पैचिंग एक्सपर्ट फ्लो अप एंड प्रोग्रेसिव एंड द इंस्पेक्शन, है ना। डिस्पैचिंग क्या होती है, जैसे ही ऑर्डर आया तो आपको क्या हो ना, वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देना है, और वो कैसे होगा, पूरी प्रोसेस डिस्पैचिंग में आती है। एक्सपर्टिंग या फ्लो अप में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जो आपने डिसाइड किया था उसके अनुसार बन रहा है या जो नहीं बन रहा, वो आती है एक्सपर्टिंग में। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा, वो इंस्पेक्शन में आता है। CAPP यानी कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके 2 टाइप्स की होती है, एक तो वेरिएंट प्रोसेस प्लानिंग होती है, एक जनरेटिव प्रोसेस प्लानिंग होती है ना। फ्लो प्रोसेस चार्ट सिंबल यूज़, आपको सिंबल लाना होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो आपको सिंबल दे के पूछ सकता है या ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ होता है। आपको पता होना चाहिए कि सर्कल आपके ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, रेक्टेंगल इंस्पेक्शन के लिए यूज़ होता है, ट्रायंगल स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, और एरो का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डी का यूज़ डिले के लिए, और ब्लैंक फिल एरो का यूज़ रिजेक्शन पॉइंट के लिए यूज़ होता है। 5R पता होना चाहिए कि 5R कौन कौन से आपके पास, राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी। JIT क्या होता है, JIT होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट इज मैन्युफैक्चरिंग वर्क फ्लो मेथडोलॉजी एम टू बी रिड्यूस द फ्लो टाइम एंड द कॉस्ट विद इन द सिस्टम। इसमें क्या होता है, मेन है अपन को इन्वेंट्री ज़ीरो करनी होती है कि अपन को कुछ भी स्टोर करके नहीं रखना होता है। रिड्यूस द वेस्ट को रिड्यूस करना होता है। इट इज़ किसने यूज़ किया था इसे, फर्स्ट टोयोटा कंपनी ने यूज़ किया था जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर कस्टमर ने डिमांड किया है तो ही अपन प्रोडक्ट बनाएंगे, वरना अपन प्रोडक्ट नहीं बनाए, अपन प्रोडक्शन क्लोज रखेंगे, वो होता है जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। लीन क्या होता है, लीन में अपन वेस्ट रिडक्शन करते हैं कि वेस्ट को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी of maximize productivity with simulation, minimizing the waste within the manufacturing operation,
The benefits of lean manufacturing include reduction in lead time and the operation cost of the improving product quality. जो लीन प्रिंसिपल लर्न होने चाहिए, आप इसमें आपको सीक्वेंस पूछ सकता है कि लीन का प्रिंसिपल का सीक्वेंस क्या है। तो फर्स्ट चीज़ होता है वैल्यू, सेकंड होता है वैल्यू स्ट्रीम, थर्ड होता है फ्लो, फोर्थ होता है पुल एंड फिफ्थ होता है परफेक्शन। तो लीन के प्रिंसिपल आपको लर्न होने चाहिए, वो भी लाइन वाइज। फर्स्ट वैल्यू, वैल्यू स्ट्रीम, फ्लो, पुल एंड परफेक्शन। पार्ट्स साइकिल, पार्ट्स साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि पार्ट्स साइकिल क्या होता है। प्लान, डू, चेक, एक्ट एंड साइकिल। पहले आपको प्लान बनाना होता है, कुछ भी बनाना होता है तो आप प्लान करते हैं ना पहले, फिर क्या है डू, फिर उसको क्या करते प्लान बना लिया तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करके चेक करते ही कहाँ पे अगर कोई कमी रही है तो वो सुधार लें। और एक्ट में क्या करते हैं कि आप कोई कमी दूर करते हैं फिर उसमें। तो ये होता है पार्ट्स साइकिल आपका, है ना। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट्स साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट है। प्लान, डू, चेक, एक्ट, है ना। अब टेक्निक्स ऑफ ए प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है आपको पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्या होता है कि आप अपना ह्यूमन सेंस यूज़ करके करते हो। क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या होता है आप पुराने डेटा यूज़ करके मैथमेटिकली यूज़ करते हो, उनको इम्प्लीमेंट करते हो। प्लांट लोकेशन टेक्निक, जो प्लांट लोकेशन टेक्निक होती है ना, जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स कौन सी होती है और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए। जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है वो इक्वल वीज मेथड, वेट कर्व रेटिंग मेथड, फैक्टर पॉइंट रेटिंग मेथड, वेरिएबल वेट मेथड, कंपोजिट मीजर मेथड, लोकेशन ब्रेक इवन मेथड। और क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं डायमेंशन एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉइंट रेटिंग मेथड। फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द शेड्यूलिंग, फैक्टर जो शेड्यूलिंग को अफेक्ट करते हैं ना फैक्टर, वो कौन कौन से थे। शेड्यूलिंग के टू फैक्टर, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो आपको इसमें क्या होता है ये पता होना चाहिए कौन कौन से इंटरनल फैक्टर है कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है। वो कैसे भी आपको सवाल दे सकता है कि इंटरनल में एक्सटर्नल का भी यूज़ कर देगा या एक्सटर्नल में इंटरनल में का यूज़ कर देगा। द फिनिश गुड्स inventory, process inventory and the types of machine, variable availability of the professionals, availability of material, manufacturing facilities, economic production ratio। external factor क्या होता है consumer demand, customer delivery date, deal with the retailers inventory। location evaluation method, location evaluation method कौन कौन से होते हैं। cost volume analysis, फैक्टर रेटिंग मेथड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। परचेजिंग परचेजिंग टाइप्स कितनी होती है, टू टाइप्स की होते हैं, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग और डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग है। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग में क्या होता है परचेजिंग इज हैंडल्ड बाय वन स्पेशल डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है एक डिपार्टमेंट बना देता है, वही देखता है कि पूरी कंपनी को क्या क्या चाहिए, वही उसको परचेज करता है ना। और डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग में क्या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफिस सेपरेट लोकेशन हैंडल टू वन परचेजिंग रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है ना वो अपना अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो खुद फुलफिल करते हैं, वो खुद ही बना लेते हैं अलग अलग, है ना, एक नहीं होता उसमें। बुलविल इफेक्ट, बुलविल इफेक्ट क्या होता है। द बुलविल इफेक्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल फिनोमिना in which demand is focused on the supply chain efficient, it is refreshed to be increasing the swimming inventory response to be shift in the consumer demand and the moving the further to be supply chain। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी है ना जो एरर हो रही है ना वो होती है बुलविल इफेक्ट कि फर्स्ट कस्टमर में जैसे आप कोई कस्टमर हो उसने आपने दुकान वाले से बोला कि मुझे 5 kg चीनी चाहिए, तो वो क्या बोलता है रिटेलर के पास तो ऐसा नहीं है कि आप ही गए हो, उसके पास तो खूब जने जाते हैं, तो वो क्या बोलता है मैन्युफैक्चरर से कि मुझे तो कितनी चाहिए, मेरे को 500 kg शुगर चाहिए, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर के पास वो अकेला रिटेलर तो है, उसके पास तो खूब सारे रिटेलर आए,
वो क्या बोलता है कि मुझे कितने चाहिए, 5 सप्लायर से बोलता है कि मुझे 5000 केजी वो शुगर चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जो 5 केजी से 5000 केजी बना ना, वो एक्स्ट्रा भी होता गया, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होता गया है ना। तो वो एरर आ रही है बीच में कि ऐसा तो यूज़ नहीं, वो 500 पूरी एक दिन में ही बिक जाएगी, है ना। तो वो एरर होती है बुलविल इफ़ेक्ट में। फुल फॉर्म, आपको फुल फॉर्म लर्न होनी चाहिए। जैसा कि इसमें लिख रखी है, कुछ मेन फुल फॉर्म्स आपको लर्न होने चाहिए। वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसकी मीन्स क्या है। जैसे पीपीसी का मीन होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, सीएपीपी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, एमपीएस का फुल फॉर्म होता है मटेरियल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, जीआईटी की फुल फॉर्म होती है जस्ट इन टाइम, बीओएम का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल, एमपीएस का फुल फॉर्म होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, एमआरपी सेकंड का मीन्स होता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, एससीएम का फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओएम का मीन होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें